हेलो बच्चों, मेरा नाम है साजिया और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स का एटम्स। तो बेसिकली एटम्स क्या है? एटम्स किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो एटम्स नॉर्मली होता है, मतलब कोई भी मैटर का, जैसे हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, जैसे सेल है, तो वैसे ही नॉन लिविंग चीज़ का मैटर होता है। तो मैटर में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम्स होता है नॉर्मली। जो थे हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड फॉइल को लेके और अल्फा पार्टिकल्स को लेके। तो उन्होंने क्या किया, एक बिस्मथ सोर्स लिया। बिस्मथ का नॉर्मली है हमारा एटॉमिक नंबर 83 और मास नंबर है 214। तो उन्होंने बिस्मथ लिया और बिस्मथ इधर उन्होंने लगाया और एक गोल्ड फॉइल के द्वारा इधर एक बहुत ही ज़्यादा थिन, बहुत पतला गोल्ड फॉइल लिया 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर का। एंड वो गोल्ड फॉइल उन्होंने लगा के एक बड़ा सा जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंस स्क्रीन लिया और उसमें देखा कि क्या हो रहा है, मतलब अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग सब कैसे है गोल्ड फॉइल में स्ट्राइक होके। और उन्होंने एक माइक्रोस्कोप भी लगाया था जिससे वो सब देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक स्ट्राइक होके अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहा है, गोल्ड फॉइल में आ रहा है। तो आके नॉर्मली ज़्यादातर गोल्ड फॉइल क्या हो रहा है, गोल्ड फॉइल से क्या हो रहा है, ज़्यादातर पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स इस तरफ से स्कैटर होके आ जा रहा है और बहुत कम पार्टिकल्स स्कैटर इस साइड में हो रहा है, नहीं तो नहीं सारा का सारा उससे पास हो जा रहा है। और बहुत कम सारा पार्टिकल इस साइड में जा रहा है निकल के, और बहुत मतलब तो 20,000 में एक पार्टिकल क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होके चला जा रहा है वापस। तो उन्होंने जब देखा ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स क्या हो रहा है, पास कर जा रहे हैं, मतलब डायरेक्टली गोल्ड फॉइल से क्या कर रहा है, पास हो जा रहा है बिना, विदाउट एनी डेविएशन और विदाउट एनी स्कैटरिंग। तो उसका मतलब क्या है कि उसमें बहुत, एक एटम में बहुत ज़्यादा खाली स्पेस है। अगर एक एटम में बहुत ज़्यादा खाली स्पेस है तो वो कुछ 20,000 में एक पार्टिकल डायरेक्टली 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट कैसे हो पा रहा है। तो उसके लिए हमें ये पता चला कि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उधर एक पॉजिटिव मैसिव चार्ज है जिसके वजह से वो डिफ्लेक्ट होके जा रहा है, जिसे हम उन्होंने नाम दिया कि वो एक न्यूक्लियस है। तो वो न्यूक्लियस एक स्मॉल मतलब अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेंटर में। जब वो बीच में स्ट्राइक करता है तो वो क्या करता है, एकदम रिबाउंड बैक करता है पूरा एकदम। और यहाँ से अगर वो स्ट्राइक थोड़ा न्यूक्लियस के पास से जाता है तो उसका थोड़ा से स्कैटरिंग होता है। 99.86% का स्पेस खाली है एक एटम के अंदर। तो इतना स्पेस अगर खाली है तो जितना और कुछ परसेंट जो स्पेस बाकी रहा वो उसमें क्या है, उसमें है न्यूक्लियस। तो एटम के अंदर एक क्या है, बीच में सेंटर में एक न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे सन के चारों तरफ क्या घूमते हैं, रिवॉल्व क्या होते हैं, जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के मतलब हर तरफ से रिवॉल्व करता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है ना, देखो इधर से एक अल्फा पार्टिकल, अगर मतलब एक अल्फा पार्टिकल इस साइड से जा रहा है, तो अगर एक अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो न्यूक्लियस का सेंटर कहाँ पे है, न्यूक्लियस का सेंटर यहाँ पे है। तो वहाँ से लेके ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो रहा है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये देख लो आप, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। तो ऐसा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस अल्फा पार्टिकल का और न्यूक्लियस के सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो अच्छा देख लो, अगर जितना मतलब कम, ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर इतना दूर नहीं हो कि इतने पास में हो तो डेविएशन उतना ज़्यादा होगा ना। जैसे ये देखो, यहाँ पे अगर एक मतलब आ रहा है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बस इतना है, तो ये अगर इतने पास से एक जाएगा अल्फा पार्टिकल 2e चार्ज का, अगर इतने पास से एक अल्फा पार्टिकल जाएगा तो वो क्या होगा, एकदम डिफ्लेक्ट होगा पीछे की तरफ। तो वो बोलते हैं हम इम्पैक्ट पैरामीटर। जितना कम बी क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर, मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर न्यूक्लियस के सेंटर का और अल्फा पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा डेविएट होगा वो अपने पाथ से, मतलब पीछे की तरफ रिबाउंड होके जाएगा। समझ में आया? तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ये जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या इस तरफ से ऐसे जा रहा था और यहाँ से वो क्या होगा, एक एंगल पर डेविएट करेगा क्योंकि उसका इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ऑफ द अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था तो इधर उसको कोई एक चार्ज फील होगा जिससे वो इधर से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैंने बोला कि न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इधर से अगर अल्फा पार्टिकल
पार्टिकल जा रहा है तो वो उस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव होता है नॉर्मली। तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, तो अगर हम इस तरफ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो हमारा इधर मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया है। तो डेफिनेशन में क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मतलब ये इस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल जा रहा था तो वो जाते जाते इधर क्या हो गया, तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो क्या हो गया, न्यूक्लियस के करीब आ गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो डिफ्लेक्शन तो होगा ही ज़रूर। तो वो क्या हो जाता है, उधर डिफ्लेक्ट हो जाता है क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास जा रहा है। तो वो बोल रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा है किसका, ऊपर जो वो जा रहा था और इसके सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से, उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ये जो बी है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसे बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर है बी का फॉर्मूला है जेडी स्क्वायर जो है हमारा चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस का जो चार्ज है कॉट थीटा बाय 2। थीटा मतलब जितना एंगल का डिफ्लेक्शन हो रहा है वो एंगल लिखना है, बाय 2 करना है और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई क्या है हमारा काइनेटिक एनर्जी जो कि है हाफ mv²। तो स्मॉलर इम्पैक्ट पैरामीटर ग्रेटर द स्कैटरिंग एंगल, जैसे कि इधर एक आ रहा है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इस तरफ अगर मैंने क्या बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है अल्फा पार्टिकल का, तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही 0 है, अगर वो इसी तरफ से जा रहा है तो इधर स्ट्राइक होकर डायरेक्ट 180 डिग्री में रिबाउंड करेगा। तो वो क्या बोल रहा है 180 डिग्री में वो क्या हो रहा है स्कैटर हो रहा है, मतलब एंगल क्या हो रहा है डायरेक्ट, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में स्ट्राइक होकर क्या हो जाएगा स्कैटर होकर चला जाएगा पार्टिकल। तो डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, तो हम अभी डिस्टेंस निकालेंगे किसके बीच में, अल्फा पार्टिकल्स और न्यूक्लियस के बीच में। अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो वो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारा डिस्टेंस फाइंड करने का मतलब जो कि फॉर्मूला है अभी हम डिराइव करेंगे वो फॉर्मूला। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू जेडी क्या है, इधर आप देख सकते हैं जेडी है चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस और 2e क्या है अल्फा पार्टिकल का और e है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज है 2e और हमारा Zd है न्यूक्लियस का चार्ज। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू न्यूक्लियस का चार्ज इंटू 2e डिवाइडेड बाय r0। तो वो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Zd इंटू 2e, कितना हो जाएगा 2Ze इंटू e का स्क्वायर हो गया। तो e और e इंटू होके e का स्क्वायर हो गया और 2 इंटू जेड होके 2z हो गया। और नीचे तो हमारा r0 था वो r0 ही है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो उसके बाद क्या होता है इस टाइम में क्या होता है अल्फा पार्टिकल जब रेस्ट में होता है, तो नॉर्मली अगर अल्फा पार्टिकल रेस्ट में है तो उसका हमारा जो e था एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या हम लिए थे, पहले काइनेटिक एनर्जी लिए थे जो कि हाफ mv² था। तो अभी अगर वो रेस्ट में है तो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा क्या, नहीं होगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ही नहीं होगा तो वो टोटली उसका एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका E का फॉर्मूला अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 2Zd² जो कि इधर था बाय r0। तो ये क्या हो जाता है हमारा टोटल का टोटल E हो जाता है। तो अभी हम r0 कैसे फाइंड करेंगे, इधर r है, अगर हम इधर ले जाएंगे और e को इधर ले जाएंगे तो r0 का वैल्यू निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो जो कि हम ये इक्वेशन पे इधर ला देंगे, r0 को इधर ला देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब जैसा का था वैसे ही रहेगा 2Ze² डिवाइडेड बाय ये e इस तरफ है ना, वो इस तरफ जाके अगर इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो बस e ही इस तरफ रहेगा, तो r0 का वैल्यू हमारा ये फाइंड हो गया, इक्वेशन 1 दे सकते हैं आप इसे। तो रदरफोर्ड जो थे उन्होंने अज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व हो रहा है न्यूक्लियस के हर तरफ से जो रिवॉल्व हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन इसलिए रिवॉल्व हो रहा है क्योंकि उसका कुछ एक क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इसलिए रिवॉल्व हो रहा है। और ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन्स पे अपने चारी तरफ रखने का मतलब उसे इलेक्ट्रॉन्स को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहा है।
तो न्यूक्लियस अप्लाई कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, इज इक्वल टू हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो एफ ई इज इक्वल टू एफ सी, दोनों का फोर्स इक्वल है। तो अभी हमारा एफ ई का वैल्यू क्या था, 1/4πε0 इंटू ई बाय आर स्क्वायर। तो हमारा E इंटू ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, और ये क्या है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू हो गया एम वी स्क्वायर बाय आर, और इसका तो अभी हम R का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इधर 1/4πε0 इंटू ई स्क्वायर, इधर E इंटू ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इधर है एम बी स्क्वायर बाय आर। तो हम क्या करेंगे, ये जो R जो इस तरफ है इसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, और ये एम बी स्क्वायर को नीचे ला देंगे। तो अगर ये R को हम ऐसे ऊपर ले गए तो ये आर स्क्वायर, और इधर एक R था, तो आर स्क्वायर और R कट गए, तो ऊपर रह गया इस तरफ R, और ये जो एम बी स्क्वायर को हम इस तरफ नीचे ला के डिवाइड कर दिए, तो ये एम बी स्क्वायर रहा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस तरफ R है, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया अभी, ई स्क्वायर बाय 4πε0 इंटू एम बी स्क्वायर, इधर नीचे इंटू था, ये पूरा इंटू हो गया, और ई स्क्वायर ऊपर था, और R तो हमने इस साइड में फाइंड कर लिया। तो नॉर्मली फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 इंटू आर स्क्वायर इंटू ई। तो अभी हम इस तरफ क्या था, एम बी स्क्वायर बाय आर, जो हमारा था एफ सी इज इक्वल टू एफ ई, जो था दोनों का फोर्स इक्वल था, उसी में हमारा ये दो फॉर्मूला था। तो अभी ई इंटू ई क्या हो जाएगा, ई का स्क्वायर, तो ई का स्क्वायर बाय 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। तो इस तरफ से मैं क्या की, इस तरफ आर डिवाइडेड था, तो अगर इस तरफ आर डिवाइडेड था, मुझे अगर एम वी फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी, आर को इस तरफ से लेके उस तरफ इंटू कर दूंगी। अगर इंटू करूंगी ये एक आर और इसका जो आर का स्क्वायर था वो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बाय 4πε0। तो एम बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बाय 4πε0 आर। तो इतना हो गया एम बी स्क्वायर का वैल्यू। तो के क्या है, के मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो अभी के अगर हम फाइंड करेंगे तो हाफ लिख दिया, इंटू एम बी स्क्वायर के जगह मैंने क्या लिख दिया, ई स्क्वायर बाय 4πε0 इंटू आर। तो एम बी स्क्वायर के जगह में क्या लिख दी, ई स्क्वायर बाय 4πε0 इंटू आर। तो वो हो जाएगा हमारा ई स्क्वायर ऊपर रहेगा, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8πε0 आर। तो इतना हो गया हमारा। अभी अगर हमें k मिल गया, k हमारा है ये, तो अभी हम u निकालेंगे। u का फॉर्मूला क्या है, u है हमारा माइनस ई स्क्वायर बाय 4πε0 इंटू आर, हमारा u का वैल्यू है। तो अगर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, k प्लस u करना पड़ेगा अगर टोटल एनर्जी हम निकालेंगे। तो टोटल एनर्जी k हमारा क्या है, ई स्क्वायर बाय 8πε0 इंटू आर है हमारा। k का वैल्यू इधर हमने फाइंड किया, और u का वैल्यू क्या है, माइनस ई स्क्वायर बाय 4πε0 इंटू आर। तो अभी हमने u का वैल्यू भी डाल दिया, माइनस कर लिया, क्योंकि ये k प्लस u था, और u का वैल्यू हमारा तो नेगेटिव में है ना, माइनस में है। तो u का वैल्यू अगर हमने इधर डाल दिया माइनस इतना करके, तो ये दोनों का ये है 8πε0 आर है, ये है 4πε0 आर है। 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा हमारा, 8 ही होगा। तो अगर हम डिवाइडेड बाय वही 8 लेके एलसीएम करेंगे तो नीचे वही रह जाएगा हमारा 8πε0 इंटू आर, क्योंकि एलसीएम 8πε0 इंटू आर होगा। और अगर इस तरफ क्या होगा, 8 होने के लिए एलसीएम नीचे 2 इंटू होगा, अगर नीचे 2 इंटू होगा तो ऊपर भी 2 इंटू होगा। अगर 2 इंटू हो जाएगा तो माइनस 2 ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, तो कितना हो गया, माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2 ई स्क्वायर बड़ा है ना ई स्क्वायर से, तो साइन किस में रहेगा, नेगेटिव में। तो इधर हमारा नेगेटिव में क्या हो गया, ई स्क्वायर बाय 8πε0 आर। तो हमारा E का वैल्यू इससे कैसा डिराइव हो गया, तो E का वैल्यू हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करके होता है। तो वो काइनेटिक एनर्जी हमारा ई स्क्वायर बाई इतना, और हमारा पोटेंशियल एनर्जी इतना। तो अभी हमने दोनों का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, जो कि 8πε0 इंटू आर है। 8 और 4 का एलसीएम क्या होगा, हमेशा 8 ही होगा। तो इधर हमने 8 ले लिया, और अगर इधर नीचे 8 होने के लिए एलसीएम क्या होगा, नीचे 2 इंटू होगा, तो ऊपर भी 2 इंटू होना ज़रूरी है। तो 2 माइनस 2 ई स्क्वायर प्लस ई, इधर देख लो, माइनस 2 ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 2 ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि माइनस बड़ा है ना, तो माइनस में साइन आएगा, और ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर। तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल ई का हमारा वैल्यू हो जाएगा, इधर से भी लिख लो, ई स्क्वायर बाय 8πε0 इंटू आर। हमारा ई का वैल्यू इधर फॉर्म हो गया।
तो ई का वैल्यू ऐसा आप लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। नेगेटिव रहेगा, माइनस इधर रहेगा क्योंकि इधर भी हमारा माइनस में ही निकला है नेगेटिव में, तो माइनस ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो बोर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसमें क्या होता है, उन्होंने 3 पॉस्टुलेट्स दिए, मतलब 3 थ्योरी दिया कि एटम्स के ऊपर 3 थ्योरी। वो ये बोलते हैं कि an इलेक्ट्रॉन इन an एटम could revolve in certain stable orbits without emitting radiant energy। तो वो क्या करते हैं, बिना किसी रेडिएंट एनर्जी, मतलब बिना किसी एनर्जी एमिट किए वो क्या करते हैं, मतलब आराम से रिवॉल्व कर पाते हैं। तो उसके साथ क्या होता है, ईच स्टेबल हैज सर्टेन डेफिनाइज स्टेबल ऑर्बिट। तो सबका होता है, क्या होता है, सबका स्टेबल ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन जिसमें रिवॉल्व कर रहा है एटम्स के पूरे साइड में, उस सबका क्या क्या है, एक एक स्टेबल ऑर्बिट है जिसमें वो ना ही अपना एनर्जी लूज कर रहा है ना ही गेन कर रहा है। तो वो बस अपने स्टेबल ऑर्बिट में वो बस रिवॉल्व करता है। ये थ्योरी पहले उन्होंने दी। उसके बाद फिर क्या हुआ, सेकेंड पॉस्टुलेट में क्या हुआ, एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम इन ओनली दो स्टेबल ऑर्बिट। वो एक इलेक्ट्रॉन एटम में किस तरह न्यूक्लियस के चारी तरफ, न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व बस एक स्टेबल ऑर्बिट में ही कर सकता है, उन्होंने ये दिया। ठीक है, स्टेबल ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। h क्या है, अब h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, और 2 पाई आपको पता ही होगा पाई का वैल्यू, तो वो है 22/7 यानी तो 3.14। तो पाई का वैल्यू आपको पता है, h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अभी हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम को हमने क्या ले लिया है, l ले लिया है। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल बोला ना, तो n क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिस मतलब 1 ऑर्बिट में या 2 ऑर्बिट में या 3 ऑर्बिट पे जिस नंबर ऑफ ऑर्बिट में वो है, जिस नंबर के ऑर्बिट में वो है, उसे हम n लिए हैं। तो n 1 2 3 4, तो n क्या होगा, n इंटू एच। एंगुलर मोमेंटम हम उसी ऑर्बिट का कैसे फाइंड करेंगे, l इज इक्वल टू n इंटू एच बाय 2 पाई। तो h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, n है हमारा 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं बाय 2 पाई। तो पॉस्टुलेट 3 उन्होंने क्या बोला, पॉस्टुलेट 3 में उन्होंने बोला कि एन इलेक्ट्रॉन कैन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स स्टेबल ऑर्बिट टू अनदर स्टेबल ऑर्बिट। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जब स्टेबल, मतलब एक स्टेबल ऑर्बिट से दूसरे स्टेबल ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन जा सकता है आराम से, उन्होंने ये बोला। तो जब वो इलेक्ट्रॉन जाएगा एक स्टेबल ऑर्बिट से दूसरे स्टेबल ऑर्बिट को, तब क्या होगा, अ फोटोन इज रिलीज। तो एक फोटोन क्या होगा, वो एमिट होगा, हुज एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेजेस। मतलब इनिशियल, पहले वो एक इलेक्ट्रॉन में था, इनिशियल स्टेज में वो एक इलेक्ट्रॉन में था, फिर वो जंप करके फाइनल स्टेज में और एक इलेक्ट्रॉन को हो गया। तो वो जो बोल रहे हैं, जो फोटोन का जो एक एनर्जी जो रिलीज होगा, वो एनर्जी किसके साथ इक्वल होगा, वो जो एनर्जी जो फोटोन का रिलीज हो रहा है वो इक्वल होगा ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, मतलब डिफरेंस का, एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेज माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेज, इन दोनों के डिफरेंस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ये हमारा बोला। और हमेशा हमारा एनर्जी इनिशियल स्टेज का क्या होगा, हमेशा एनर्जी हमारा ज़्यादा होगा एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेज से। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला एक मिला कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो रिलीज हो रहा है, उसका जो एमिट हो रहा है, उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ना, ये एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेज का माइनस कर देंगे एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेज का, मतलब फाइनल में कितने एनर्जी में था और इनिशियल में कितने एनर्जी में था, ये माइनस कर देंगे तो हमें एनर्जी ऑफ फोटोन भी मिल ही जाएगा। तो इससे हमारा पहले से ही हमें 2 फार्मूला पता थे, एफ ई इज इक्वल टू एफ सी, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों ही इक्वल थे। तो एफ ई का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और एफ सी का फॉर्मूला क्या था, एम बी स्क्वायर बाय आर था। तो और इक्वेशन 2 में हमें पता था हमारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या निकला था, इक्वेशन 2 में जो हमने जो पॉस्टुलेट 2 में जो पढ़ा था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट बाय 2 पाई। तो ये वाला मैंने बोला था ना, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, NH बाय 2 पाई जो निकला था। और एक हमारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता ही है बचपन से, जो कि है MVR। तो एंगुलर मोमेंटम दोनों ही इक्वल है, MVR इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई। तो अभी क्या करेंगे, हम MV निकालेंगे। MV कैसे निकालेंगे,
सिर्फ एम भी हमें निकालना है। तो एम भी निकालने के लिए हम एम भी इज इक्वल टू एन एच बाई 2π इंटू ये जो आर है इस तरफ इंटू है उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया एम भी इज इक्वल टू एन एच बाई 2π आर, ये हमारा निकल गया। तो अभी हम उसी यही एम भी के जगह में हम क्या डालेंगे, ये वाला वैल्यू डालेंगे। लेकिन ये क्या है, भी का स्क्वायर है, मतलब 2 भी है, तो 2 भी से एक भी हम बाहर निकाल लिए और एक भी के जगह और एक एम भी के जगह हम पूरा क्या डालेंगे, ये वैल्यू डाल देंगे। और एक जो भी था, 2 भी थे, भी स्क्वायर मतलब 2 भी है, तो और एक भी को हम बाहर निकाल के रख लिए और एक एम भी के जगह हम टोटल क्या किए, ये फॉर्मूला डाल दिए। तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर था। इधर हमने क्या किया, एम भी के जगह हमने एम भी का वैल्यू डाल दिया और ये जो हमारा आर था ये हमने आर डाल दिया, ये एक आर और ये एक आर दोनों इंटू हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो मैं इधर ऐसा भी लिख सकती हूँ, आर इंटू ये और एक आर, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा बाहर भी लिख सकते हैं, एन एच बाय 2π इंटू वी बाय आर स्क्वायर। तो आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर एन एच बाय 2π वी बाय आर स्क्वायर हुआ। तो अभी हम क्या लिख लेंगे, तो इधर क्या है हमारा ई स्क्वायर है, तो ये ई स्क्वायर रहा ऊपर, इधर क्या है 4π एप्सिलॉन नॉट है, इधर क्या है आर स्क्वायर है जो आर स्क्वायर था। अच्छा, इधर का जो आर स्क्वायर है ये इस तरफ क्या हो जाएगा, जाके इंटू हो जाएगा आर स्क्वायर में। अगर हमें सिर्फ भी फाइंड करना है, अगर हमें ये फाइंड करना है, ये वाला वी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये सब को लेके उस तरफ ऊपर इंटू कर देंगे और इसे लेके इस तरफ डिवीज़न कर देंगे। तो अगर हम इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर है इंटू आर स्क्वायर, ये जो आर इंटू आर ऊपर जाके क्या इंटू हो गया, आर स्क्वायर हो गया, इंटू ये नीचे 2π इंटू था इस तरफ गया, इक्वल टू के इस तरफ गया तो क्या हो जाएगा, ऊपर इंटू हो जाएगा जो कि इंटू 2π हो गया, डिवाइडेड बाय 4π इधर था, एप्सिलॉन नॉट था और इधर क्या था, आर स्क्वायर था। और ये जो ऊपर था एन एच ऊपर था इक्वल टू के इस तरफ ऊपर है, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा। तो इधर एन एच क्या हो गया, नीचे आ गया। तो अभी हम कटिंग करेंगे, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर नीचे डिवीज़न में है, ये 2π और इसमें पाई कट जाएगा, कितना रहेगा, 2 रहेगा। समझ में, इधर कितना रह जाएगा, 2 रहेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमने ये कटिंग कर लिया, पाई पाई क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन रहा, एन रहा और एच रहा। तो इसको अब और ऊपर क्या रहा, ई रह गया। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, जो कि हमने लिख लिया ई स्क्वायर, डिवाइडेड बाय इधर मैंने क्या लिखा, 2 कट जाएगा, कितना रह जाएगा, 4 के जगह 2 रह जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो नीचे कितना रह गया, 2 रह गया। और एप्सिलॉन नॉट इधर इंटू था, इधर क्या लिख दिया मैंने, एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। और इधर क्या था, एच था, इधर हमने ऊपर से एच क्या लग किया, इधर लाके प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड किया। तो अगर प्लैंक्स कांस्टेंट इस तरफ डिवाइड होगा तो इधर भी डिवीजन में रहेगा। और इधर क्या था, एन था, तो 1/n को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, क्योंकि ये टोटल किसका फॉर्मूला है, भी नॉट का वैल्यू है। ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एच क्या है, वी नॉट का वैल्यू है। तो ये 1/n को हमने क्या किया, इस तरफ बाहर निकाल लिया। ये भी था, उसी में इंटू होके था, तो इसलिए हमने 1/n करके लिख सकते हैं। तो भी नॉट इज इक्वल टू, इधर लिख लो, भी नॉट साइड में लिख लो एक ब्रैकेट करके, इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एच। तो वी नॉट के जगह में मैं लिख लूँ, इसके जगह में मैं भी नॉट लिख दूँ, तो वी नॉट इज इक्वल टू ये हो जाएगा वी नॉट बाय वी एन, वी नॉट बाय एन इज इक्वल टू भी। तो भी का फॉर्मूला क्या निकला, भी नॉट बाय एन, जो कि v का फॉर्मूला टोटल क्या निकला, ये वाला निकला, 1/n इंटू है और इसको हमने क्या ले लिया, v नॉट ले लिया। तो अगर v नॉट इंटू होगा 1/n के साथ तो वो आंसर कितना होगा, v नॉट बाय n इज इक्वल टू v। तो v हमारा निकल गया। तो अगर हमें ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो एम वी आर एक फॉर्मूला था हमारा, याद होगा, एम वी आर इज इक्वल टू, अभी तो बोला एन एच बाय 2π, एंगुलर मोमेंटम का 2 फॉर्मूला था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2π। तो v के जगह में अभी तो मैंने वैल्यू निकाला v का वैल्यू कितना निकला, ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एच एन निकला हमारा v का वैल्यू। तो अगर v के जगह में मैं यही वैल्यू डाल दूं तो इस तरफ m इंटू होके रहा, v के जगह में मेरा जो वैल्यू निकला अभी जस्ट जो निकला, आप बैक करके भी देख सकते हैं फॉर्मूला। तो ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एच एन निकला, v के जगह में मैंने वो डाल लिया और इधर हमारा r इंटू था तो r लिख लिया। इधर क्या लिखा मैंने, इज इक्वल टू एन एच बाय 2π लिख लिया।
तो अभी मेरे को आर निकालना है। अगर मेरे को ये वाला आर निकालना है तो मैं ये वाला आर सिर्फ इसी साइड, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो एम ई जो था एम ई स्क्वायर को इस तरफ लेके कहाँ कर देंगे, डिवीज़न कर देंगे। तो एम ई स्क्वायर इधर लाके मैंने डिवाइड कर दिया और ये 2 पाई पहले से ही था, तो एम ई स्क्वायर इंटू 2 पाई हो गया, नीचे डिवीज़न में ही है ना। तो उसके बाद तो क्या हो जाएगा, ये 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, ये एन इंटू एन क्या हो जाएगा, एन का स्क्वायर हो जाएगा। ये एच इंटू एच क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर हो जाएगा। ये एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, डिवाइडेड बाय ये पाई एक था और ये एम ई स्क्वायर, तो नीचे क्या रह जाएगा, पाई इंटू एम ई स्क्वायर। तो कोई डाउट नहीं है ना। तो ये एन स्क्वायर, एन इंटू एन क्या हो गया, एन स्क्वायर हो गया। ये एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट ही रहा, एच इंटू एच, ये दोनों एच इंटू एच क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये पाई एक नीचे था तो पाई ही रहा और ये एम ई स्क्वायर हो गया। तो ये इतना टोटल, इसे क्या बोलते हैं, आर नॉट। ये किसका वैल्यू है, आर नॉट का वैल्यू। तो मैंने इधर लिख लिया एन स्क्वायर इंटू आर नॉट, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर नॉट। तो अगर हमें आर रेडियस भी फाइंड करना है तो हम ये फॉर्मूला भी लिख के रेडियस फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एनर्जी का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, एनर्जी का आप लोग को पता ही था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। 8 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, टोटल 8 ही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 8 होने के लिए इंटू 2 इधर हो जाएगा और ऊपर भी 2 इंटू होगा, तो 2 ई स्क्वायर से अगर माइनस होगा ई स्क्वायर, जैसे -2 ई स्क्वायर से अगर प्लस ई माइनस होगा ई स्क्वायर से ई स्क्वायर, तो कितना रहेगा, बचा ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। तो हमारा आंसर भी माइनस ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये वैल्यू हमारा ई का है, टोटल एनर्जी सी स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो जो आर का जो वैल्यू था, आर का वैल्यू हमने रेडियस का वैल्यू कितना निकाला था पहले वाले में, तो हमने रेडियस का वैल्यू निकाला था एन स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई इंटू एम ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला निकाला था। तो अभी हम एन आर का वैल्यू इतना पूरा का पूरा यहाँ पे डाल देंगे नीचे। तो ऊपर ई स्क्वायर रहा, जैसे ई स्क्वायर था इधर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर जैसा था इधर भी वैसे लिख दिया। आर के जगह में हमने कितना डाला, एन स्क्वायर डाला और एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डाला डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर डाल दिया। तो अभी अगर ये डाला तो ये तो डिवीजन में है, वो भी बाय के नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा। तो अगर ये रेसिप्रोकल होगा तो ये जो नीचे है वो क्या होगा, उल्टा होके जाके ऊपर इंटू होगा। तो E इंटू ई ऊपर जाके अगर इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, e टू दी पावर 4। m नीचे था, m रेसिप्रोकल होके ऊपर इंटू हुआ जो कि m हो गया। और ये पाई नीचे था, पाई रेसिप्रोकल होके जाके ऊपर इंटू हुआ। और नीचे क्या रह गया, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर। एन तो नीचे ही था ना, तो एन स्क्वायर भी इधर ही होगा। और ये जो एच स्क्वायर था ये भी एच स्क्वायर इधर रहा, एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा कितना ओके। इतने में हम देखते हैं कि हम क्या मतलब कट जाएगा, रिड्यूस हो सकता है। पाई रिड्यूस हो गया, ठीक है। m e टू दी पावर 4 है, अभी बच गया हमारा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, तो m माइनस m e टू दी पावर 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। उसके बाद ये एच स्क्वायर था, इधर हमने एच स्क्वायर लिख लिया। ये एन स्क्वायर था, ये हमने इंटू 1 बाय एन स्क्वायर करके लिख लिया। तो एन स्क्वायर 1 बाय एन स्क्वायर मतलब सेम ही है, क्योंकि इधर तो वो ये डिनोमिनेटर में था ना, तो डिनोमिनेटर में रहने के लिए कि हमने क्या किया, 1 इंटू कर दिया ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे एन स्क्वायर ही था। जैसे इधर भी ये ऊपर 1 है और नीचे क्या है, एन स्क्वायर है। तो अभी हमने ये क्या किया, अलग से पूरा लिख लिया। 1 बाय एन स्क्वायर को हमने इधर लिख लिया और इसको हमने इधर लिख दिया, माइनस m e टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। तो ये टोटल वैल्यू है किसका, ई नॉट का, एनर्जी नॉट का। तो ये टोटल वैल्यू हो गया ई नॉट का। तो ई का वैल्यू, टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय एन। इतना समझ में आया। तो फिर बोर के थर्ड पॉस्टुलेट से हमें क्या मिलता है, बोर के थर्ड पॉस्टुलेट से हमने फॉर्मूला लिखा था कि एनर्जी ऑफ फोटोन
जो रिलीज हो रहा है इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेज माइनस एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेज। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी एच वी तो जो था हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन, तो ये इज इक्वल टू हमारा एनर्जी कितना निकला था, अभी तो मैंने जस्ट करवाया कि हमारा एनर्जी इज इक्वल टू me⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर, ये मैंने बोला। तो और उसके साथ एक 1/n² इंटू था, तो अगर वो 1/n² इंटू होगा तो मैंने क्या बोला था, n क्या है हमारा, या तो जो वाला भी स्टेज है, इनिशियल स्टेज या फाइनल स्टेज, कोई भी स्टेज है तो उसी को लेके होता है n। तो n इधर क्या है, n इज इक्वल टू 1/nf का स्क्वायर मतलब फाइनल स्टेज का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्टेज का स्क्वायर। तो हम लोग का जो इधर तो पहले लिखा है कि इनिशियल स्टेज पहले होगा और फाइनल स्टेज बाद में होगा, क्योंकि इधर एक पॉजिटिव था, इधर हमारा एनर्जी का वैल्यू कितना था, नेगेटिव में था। अगर माइनस, याद करो एनर्जी का वैल्यू कितना था, -1/n² था ना, -1/n² था। तो अगर वही माइनस को हमें चेंज करना तो हम क्या कर लेंगे, 1/nf को पहले ला देंगे, माइनस इंटू कर देंगे इसमें, तो ये क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये वाला क्या हो गया 1/n²i। मतलब हमने इधर माइनस इंटू था, हमें नेगेटिव नहीं लिखना, इसलिए हमने ये वाले को क्या किया, घुमा दिया, इसको इस तरफ पॉजिटिव कर दिया और इसको उस तरफ नेगेटिव कर दिया, तो एक ही बात है। तो इधर क्या था, n 1/n² जो था, n² को हमने एक को ले लिया फाइनल स्टेज और एक को ले लिया इनिशियल स्टेज। तो उसके बाद क्या हो गया, वी, अगर हमें सिर्फ वी निकालना है तो ये जो h इधर था ये क्या हो जाएगा, इस तरफ इंटू होके है, उस तरफ क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड हो जाएगा। तो वी इज इक्वल टू me⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये h इस तरफ जाके इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, h का क्यूब हो जाएगा, इंटू 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/n² का i। ठीक है, तो ये हमने इसको क्या, वी को क्या ले लेंगे, 1/λ तो मतलब उसी के मतलब वैल्यू को क्या बोलते हैं, फोटोन के जो हम लोग का जो निकाल रहे हैं हम वी, फोटोन का जो एनर्जी जितना रिलीज हो रहा है उसको हम किस में लिखते हैं, 1/λ के फॉर्म में, जो भी को। तो अभी हम 1/λ के फॉर्म में हम लिख लिए, तो ये me⁴ ये वैसा का वैसा ही रहा। तो अब हमें पता है कि रेडबर्ग जो थे, रेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि रेडबर्ग कांस्टेंट क्या है, me⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h³ इंटू c। ये c क्या हो जाएगा, इधर जो ये जो भी था ये अगर इस तरफ आके क्या, c मतलब एनर्जी ऑफ लाइट, मतलब एक फोटोन कितने लाइट में, मतलब कितने ज़्यादा से स्ट्राइक होके पास करके जा रहा है और उस फॉइल में स्ट्राइक हो रहा है। तो वो जो फोटोन जो मतलब एक लेयर से दूसरा लेयर जो शिफ्ट हो रहा है तो उसमें फोटोन भी मतलब रिलीज हो रहा है। तो इधर अगर, तो ये है हमारा क्या, रेडबर्ग का कांस्टेंट। तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस जगह में हम आर भी लिख सकते हैं। तो रेडबर्ग का कांस्टेंट क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू me⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h³ इंटू c। तो ये वाला इधर जो था ये हम आर भी लिख सकते हैं, आर इंटू 1/n² फाइनल माइनस 1/n² इनिशियल। तो रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू जो हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट जो है me⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ इंटू c, इसका कांस्टेंट का वैल्यू कितना है 1.03 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। तो ये हमारा क्या है इसका, ये अभी हम देख रहे हैं कि बोर ने जो बोला कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पोस्टुलेट में जो उसने बोला कि नहीं, थर्ड पोस्टुलेट में जो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, एक सेल से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकते हैं। तो अभी वैसे ही सीरीज उसने बनाए कि जंप किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट तक कर सकते हैं। तो फर्स्ट सीरीज है लाइमैन सीरीज, जो कि ग्राउंड स्टेट मतलब जो कि है n1 से शुरू होता है और वो कहाँ तक पूरा हो सकता है, n6 तक। उसके बाद बाल्मर सीरीज उससे थोड़ा कम, आप देख सकते हैं ऊपर वो शुरू हो रहा है n2 से, मतलब ऑर्बिट का नंबर है 2 और वो यहाँ तक मतलब n6 तक। उसके बाद फिर पैस्चन कहाँ से शुरू हो रहा है, n3 से और उसका मतलब n है 6 तक। उसके बाद ब्रैकेट कहाँ से शुरू हो रहा है, n4 से और उसका है n6 तक। फिर फंड कहाँ से शुरू हो रहा है, n5 से और उसका है n6 तक। तो मैंने जो फॉर्मूला दिया उसी के हिसाब से हम लोग फाइंड भी कर सकते हैं, जो कि 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस
1/n2 का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर ये था बेसिकली, n1 का स्क्वायर। n1 कितना था, मैंने बोला लाइनमैन कहाँ से शुरू होता है, 1 नंबर से, तो उसका n1 क्या हो जाएगा 1 नंबर, और n2 क्या हो जाएगा 2 3 4 5, वो जहाँ तक चलेगा वो हो जाएगा। तो उसमें हम दो वेवलेंथ फाइंड करते हैं, एक है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हम कैसे करेंगे, 1/λ का फॉर्मूला क्या है, r इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 टू दी पावर का स्क्वायर, क्योंकि इधर n2 को हम कितना ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, हमें लॉन्गेस्ट चाहिए तो उसका स्क्वायर ले रहे हैं, तो 1/1 का क्या हो जाएगा वैल्यू 1, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1/4, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 3r/4, इधर r इंटू था ना तो ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा 4/3r, तो लैम्बडा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/λ का वैल्यू हो जाएगा 3r/4, तो लैम्बडा का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4/3r। सिर्फ लैम्बडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेवलेंथ का वैल्यू हो जाएगा 4/3r। अभी हम r का वैल्यू डाल सकते हैं जो कि हमें पता है रिडबर्ग कांस्टेंट का जो भी वैल्यू मैंने बोला 1.06 इंटू वो वाला हम डाल सकते हैं, और क्या है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अभी क्या होगा 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा इन्फिनाइट, ये कहाँ तक चलेगा, मैंने बोला था इन्फिनाइट तक चलते जाएगा पूरा ऊपर ऊपर तक, तो 1/इन्फिनाइट ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इन्फिनाइट से अगर कोई भी नंबर माइनस होगा तो वो मतलब इन्फिनाइट ही होगा, हमें पता भी नहीं है, तो इसके लिए हमने सिर्फ लैम्बडा 1/λ को ले लिया r इंटू 1 r ही हो जाएगा, तो 1/λ इज इक्वल टू अगर r तो सिर्फ लैम्बडा कितना हो जाएगा 1/r। तो बेसिकली फिर डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक्सप्लेन करना चाहा कि ये बोर का सेकेंड पॉस्टुलेट एक्सप्लेन करना चाहा, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन nth ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका रेडियस कैसे सिमिलर होगा, तो ये बेसिकली वही एंगुलर मोमेंटम का दो फॉर्मूला है जो कि डिराइव हो रहा है इधर, तो बेसिकली 2πrn इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा उन्होंने बोला, तो n क्या हो जाएगा 1 2 3 4 किसी भी वे में, इधर हमारा लैम्बडा क्या था h/m भी था, तो इधर हम अगर लैम्बडा का वैल्यू आप लोग याद रख लीजिए, इधर हम लोग वही लैम्बडा का वैल्यू डालेंगे, लैम्बडा की जगह में h/m भी डालेंगे हम लोग, तो इधर देख लो 2πrn इज इक्वल टू nh/mvn, तो ये जो mvn था ये rn था, ये जाके इस तरफ क्या हो जाएगा अगर इंटू हो जाएगा, और ये 2π इस तरफ इंटू था हम उस तरफ ला देंगे तो क्या हो जाएगा डिवीज़न हो जाएगा, और ये जो mvn इस तरफ इंटू था ये जाके उस तरफ इंटू हो जाएगा, तो rn के साथ mvr इज इक्वल टू nh/2π इस तरफ था ये जाके इस तरफ डिवीज़न हो जाएगा, तो ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा जो भी एंगुलर मोमेंटम का जो दो फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि mvr इज इक्वल टू nh/2π। एक्सरेज बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक है सॉफ्ट एक्सरे और एक है हार्ड एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरे क्या होता है, सॉफ्ट एक्सरे का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, जैसे कि 4 एंगस्ट्रॉम उसका वेवलेंथ होता है या उससे ज़्यादा होता है, तो इस अगर हायर मतलब लॉन्गर वेवलेंथ होगा, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा कम होगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो पेनेट्रेटिंग पावर मतलब ऐसे स्ट्राइक करने का अंदर घुसने का पावर उसका क्या है कम है, तो लो पेनेट्रेटिंग पावर। और हार्ड एक्सरेज में बेसिकली क्या होता है, हार्ड एक्सरेज में क्या होता है हैविंग लो वेवलेंथ अप टू 1 एंगस्ट्रॉम, तो इसका क्या होता है 1 एंगस्ट्रॉम तक वेवलेंथ होता है, मतलब स्मॉलर वेवलेंथ है, अगर स्मॉलर वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी पावर क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अगर तो क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हाई एनर्जी पेनेट्रेटिंग पावर, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हार्ड एक्सरे का क्या है पेनेट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है, मतलब वो बहुत अंदर तक जा सकता है, पेनेट्रेट कर सकता है। बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज क्या होता है, दे आर इनविजिबल, मतलब एक्सरे हमें दिखता भी नहीं है, हमें दिखता थोड़ी ना है एक्सरे, और दे मे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ ही ट्रैवल करता है, मतलब लाइट के स्पीड के साथ मतलब बराबर का ट्रैवल करता है। दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन में हमेशा ट्रैवल करता है, कर्व लाइन में ट्रैवल नहीं करता। दे अंडरगो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन सब इसमें हो सकता है। उसके बाद एक्सरेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ना ही कोई मैग्नेटिक फील्ड और ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकता है, तो आप ये स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। तो इसी के साथ मैंने आपका पूरा एटम्स चैप्टर पूरा बेसिकली हर तरीके से क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने पे मतलब पूरा ख़त्म ही हो गया है, तो इसलिए अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।